आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, आवाज आ रही है, काइंडली कंफर्म करें। क्या आपको आवाज आ रही है? अच्छा, तो ये बेटा हमने क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट किया था, दोबारा शुरू करते हैं। अजान हो गई फिर मैंने छोड़ दिया। हाँ जी, ये लास्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, ऑटम 2022 का। नोट्स का ये हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है। तो क्वेश्चन में वो कहता है कि मार्स लिमिटेड जो है वो केमिकल को ब्लेंड करके मार्केट में बेचती है। कंपनी के दो प्रोडक्शन प्रोसेस हैं, ए और बी। दो जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं, कॉमेट और G1। बाय प्रोडक्ट भी बनती है प्रोसेस वन में, स्ट्रिंग। G1 को फर्दर प्रोसेस किया जाता है और वो ग्रेविटी के नाम से एक नई प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये इस डायग्राम से प्रोसेस ए से दो प्रोडक्ट बनती हैं, कॉमेट और G1, और तीसरी बाय है, स्ट्रिंग। G1 आगे से कन्वर्ट होती है ग्रेविटी में। तो ये आपको अगस्त के मंथ का डेटा दिया है। पहले प्रोसेस वन का डेटा है, फिर प्रोसेस टू का डेटा है जी। प्रोसेस वन में मटेरियल लगता है 9600 का, जिसमें 9000 लीटर बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस पे ऐड कर दिए जाते हैं। 9000 लीटर, ठीक है। कन्वर्जन कॉस्ट है 4500, कन्वर्जन कॉस्ट इवनली लगती है। कॉमेट के प्रोसेस वन में 3500 लीटर बनते हैं, G1 के 4000 लीटर बनते हैं। जो कॉमेट के 3500 लीटर बनते हैं वो 1500 रुपए पर लीटर के हिसाब से सेल हो जाते हैं। और उसको बेचने के ऊपर जो पैकिंग का खर्चा होता है वो 120 रुपए पर लीटर है। तो ये जो हर प्रोडक्ट पे अलहदा खर्चा दिया होता है, इसको फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट या सेपरेट कॉस्ट कहते हैं, सेपरेट एक्सपेंसेस। ये एनआरवी निकालने में इस्तेमाल होते हैं, ये एनआरवी निकालने में इस्तेमाल होंगे, ठीक है। यानी अगर आपको एनआरवी निकालनी पड़ेगी तो वो 1500 रुपए में से 120 माइनस करके 1380 की एनआरवी आएगी अगर जरूरत पड़ेगी। G1 नहीं बिकती। G1 के 4000 लीटर बनते हैं और वो प्रोसेस बी में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं और वहां वो ग्रेविटी में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग जो है ये बाय प्रोडक्ट है, ये प्रोसेस की क्रेडिट साइड पर आएगी और इसकी सेल प्राइस 600 रुपया पर लीटर है। अच्छा, ग्रेविटी जो है जो G1 से ही बनती है, वो ग्रेविटी प्रोसेस वन में नहीं है, वो प्रोसेस टू में बनती है। तो ग्रेविटी के पूरे 4000 लीटर ही बन जाते हैं G1 से, और इसके ऊपर कन्वर्जन ऐड होती है प्रोसेस टू में 2000 रुपए की। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस प्रोसेस ए में 800 लीटर का है और क्लोजिंग 950 लीटर का है। 60% कंप्लीट एज टू कन्वर्जन है और 80% कंप्लीट एज टू कन्वर्जन है। मटेरियल 100% बिगिनिंग पे ही लग जाता है और कन्वर्जन जो है वो 60% लगती है, ठीक है। ये ओपनिंग की परसेंटेजेस लास्ट मंथ की हैं, यानी ये लास्ट मंथ तक 60% कंप्लीट था। क्लोजिंग वाला करंट मंथ में 100% मटेरियल लगा और 80% कन्वर्जन लगी। अच्छा, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट 1500 है, जिसके अंदर 60% मटीरियल है, यानी 1500 का 60%, 9 लाख रुपया मटीरियल की कॉस्ट है इसमें और 6 लाख रुपया कन्वर्जन कॉस्ट है। 9 लाख इसमें मटीरियल की कॉस्ट है, 15 लाख का ब्रेकअप दिया हुआ है। नॉर्मल लॉस 10% ऑफ इनपुट का है और वो एंड ऑफ प्रोसेस पे पकड़ा जाता है, ठीक है। हाँ जी, तो एंड ऑफ प्रोसेस पे पकड़ा जाता है तो इसका मतलब है ये उसने आपको इंस्पेक्शन स्टेज दे दी। जब उसने कह दिया ना लॉस एंड पे पकड़ा जा रहा है, लॉस एंड पे पकड़ा जा रहा है तो इसका मतलब है 100% कंप्लीट हो तो लॉस पकड़ा जाता है। इंस्पेक्टेड क्वांटिटी के लिए ये दिया हुआ है।
रिजेक्टेड क्वांटिटी जो प्रोसेस ए की है वो 200 रुपए के हिसाब से स्क्रैप हो जाएगी। तो ये इस नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू या लॉस की स्क्रैप वैल्यू है। प्रोसेस बी में कोई लॉस नहीं होता, वो नजर ही आ रहा है। G1 से 4000 लीटर से 4000 ही जी ग्रेविटी बनती है। कहता है प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग से आपको प्रोसीड्स आते हैं वो आपने जॉइंट कॉस्ट को रिडक्शन के लिए इस्तेमाल करने हैं। यानी प्रोसेस की क्रेडिट साइड पे भी लिखने हैं और इससे आपकी जॉइंट कॉस्ट कम होगी। जॉइंट कॉस्ट को आपने एनआरवी की बेस पर एलोकेट करना है। एनआरवी निकालने का तरीका अप्लाई करेंगे। उसके अलावा वो कहता है कंपनी वेटेड एवरेज मेथड यूज करती है, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आ जाए तो फाइफो या वेटेड एवरेज में से कोई एक इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले प्रोसेस ए की क्वांटिटी स्केजुअल और ईपीयू निकालना है, और कॉस्ट पर लीटर निकालनी है कॉमेट की और ग्रेविटी की। इसके लिए आपको प्रोसेस बी बनाना पड़ेगा। अकाउंटिंग एंट्री सिर्फ प्रोसेस ए की करनी है, गेन लॉस की। तो मैं ए रिक्वायरमेंट और सी रिक्वायरमेंट पहले करूंगा, बी बाद में करूंगा। आ जाए जनाब। क्वांटिटी स्केजुअल नीट मांगा अब उसने। ऑफ प्रोसेस ए, क्वांटिटी स्केजुअल ऑफ प्रोसेस ए। तो लीटर्स में बनाएंगे। वेटेड एवरेज मेथड है, फाइफो नहीं। जी, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ब्रॉड डाउन। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ब्रॉड डाउन जी कितना है जी? 800 लीटर। इनपुट ऑफ करंट मंथ। हाँ जी, इनपुट ऑफ करंट मंथ में उसने कहा था 9000 लीटर जो है ना वो बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस पे मटेरियल ऐड कर दिया जाएगा। 9800 लीटर्स ये हो गए। क्रेडिट साइड पे सबसे पहले नॉर्मल लॉस आता है। कितने परसेंट है? 10% उसने इनपुट का कहा है, लेकिन मैं इंस्पेक्टेड क्वांटिटी पे निकालूंगा। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वाले यूनिट पिछले महीने कंप्लीट नहीं थे, तो इस महीने उनकी इंस्पेक्शन होगी। इंस्पेक्शन एंड पे होती है। क्लोजिंग वाले करंट मंथ में इंस्पेक्ट नहीं हो सकते, ये अगले महीने इंस्पेक्ट होंगे। निकाले भाई, नॉर्मल लॉस कितना आता है? ये इंस्पेक्टेड क्वांटिटी मैंने निकाली है। कितना आता है बच्चों नॉर्मल लॉस? हाँ जी, 885 लीटर्स। एक्चुअल आउटपुट ऑफ, क्या नाम है प्रोडक्ट का? कॉमेट। बल्कि सॉरी, बाय प्रोडक्ट लिखी नहीं मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी। नॉर्मल लॉस के बिल्कुल साथ आती है बाय प्रोडक्ट। हाँ जी, बाय प्रोडक्ट बिल्कुल नॉर्मल लॉस ने जहां जाना है वहां इसने भी जाना है। बाय प्रोडक्ट स्ट्रिंग, बाय प्रोडक्ट है स्ट्रिंग 1000 लीटर। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस
950 लीटर एक्चुअल आउटपुट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट्स सी कॉमेट एंड G1। तो कॉमेट के 3500 जमा इसके G1 के, तो 7500 लीटर। अब जरा टोटल करें तो ये किस तरफ डिफरेंस आता है। देखो किस तरफ डिफरेंस आता है बच्चों। एबनॉर्मल लॉस आता है कि एबनॉर्मल गेन आता है। एबनॉर्मल लॉस आता है कि गेन। 885 प्लस, तो ये तो मेरा ख्याल है टोटल ज्यादा आ रहा है 10,335 का। हाँ जी, 535 का एबनॉर्मल गेन है। 535 का एबनॉर्मल गेन है, ये बैलेंसिंग फिगर है। ले जी, इसके एक या दो नंबर जितने होंगे वो हमें मिल गए। अब हमने इसकी क्रेडिट साइड को देख के ईपीयू बनाना है। यहां तक अभी ये सिर्फ दो प्रोडक्ट लिखी है मैंने, ये ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट की वजह से मैंने इकट्ठी कर दी है। एक्चुअल आउटपुट पहले इकट्ठी लिखनी है, बाद में ब्रेकअप करना है। तो ये 7500 कहाँ से आया। जो कॉमेट प्रोडक्ट है उसके 3500 लीटर बने हैं, दूसरी प्रोडक्ट के 4000 लीटर थे, तो मिला के टोटल 7500 लीटर इकट्ठे लिख दिए मैंने। आप अलग-अलग भी लिख सकते हैं, कोई नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, अलग-अलग लिख लें, चाहे 3500 4000, कोई नंबर नहीं कटेंगे। लें जी, इसके बाद आपने क्या निकालना है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन स्केड्यूल हेडिंग दें। फाइफो मेथड से नहीं, एपको से। एपको तो सिंपल होता है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन स्केड्यूल ऑफ प्रोसेस ए। जी, कितने कॉलम बनेंगे। जी, प्रोसेस ए में कितने कॉलम बनते हैं ईपीयू में। दो के तीन। जवाब दें, कौन कौन से। हाँ जी, कौन कौन से कॉलम बनते हैं। सबको पता है प्रोसेस ए में दो कॉलम बनते हैं, मटेरियल और कन्वर्जन। मटेरियल और कन्वर्जन। तो प्रोसेस अकाउंट की क्रेडिट साइड को देखकर ईपीयू बनाएंगे तो नॉर्मल लॉस नहीं आता, बाय प्रोडक्ट भी नहीं आती, एक्चुअल आउटपुट आ जाएगी। नॉर्मल लॉस नहीं आता, इसलिए बाय प्रोडक्ट भी नहीं आएगी। एक्चुअल आउटपुट ऑफ कॉमेट एंड G1। मटेरियल इस पे पूरा लग चुका है, कन्वर्जन इस पे पूरी लग चुकी है। अच्छा, एक्चुअल आउटपुट के बाद क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पे 100% मटेरियल लग चुका है और 80% कन्वर्जन लग चुकी है। 80% कन्वर्जन।
एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन जी क्या करना है, एज पर इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन एट द एंड है, इंस्पेक्शन एट द एंड है, तो इंस्पेक्शन एट द एंड है तो पूरी पूरी फिगर माइनस करेंगे। ले जी, ईपीयू आ जाएगा आपके पास। जी बेटा, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स तो 7500 प्लस 950 माइनस 535, लें जी। हाँ जी, चलें। इसके बाद हमने ये कॉस्ट पर लीटर निकालनी है कॉमेट की एंड ग्रेविटी की। आ जाएं जी जनाब। जी, कॉस्ट पर लीटर की, कॉस्ट पर लीटर निकालनी है कॉमेट की एंड ग्रेविटी की। हाँ जी, कॉस्ट पर लीटर हमने निकालनी है कॉमेट की एंड ग्रेविटी की। जी कॉस्ट पर लीटर निकालनी है कॉमेट की एंड ग्रेविटी की। तो सबसे पहले सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। अभी यहाँ पे डाउट होगा थोड़ा सा आपको कि आगे क्या करना है। देखें, हमारा प्रोसेस ए था, प्रोसेस ए जब मुकम्मल हुआ, प्रोसेस ए जब मुकम्मल हुआ तो हमारी कितनी प्रोडक्ट्स बनी बताएं जी। प्रोसेस ए जब मुकम्मल हुआ तो हमारी कितनी प्रोडक्ट्स बनी। जी, दो मेन प्रोडक्ट बनी, बाय प्रोडक्ट। दो मेन प्रोडक्ट जो ज्वाइंट थी, एक बनी कॉमेट और एक बनी G1, और इसी के साथ एक प्रोडक्ट बनी स्ट्रिंग। अच्छा, अब जो आपकी यहां से लेकर यहां तक कॉस्ट थी, जितनी भी कॉस्ट थी प्रोसेस ए की, वो सारी थी ज्वाइंट प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोसेस ए की जितनी भी कॉस्ट थी वो थी ज्वाइंट प्रोडक्शन कॉस्ट। हमने उसको एलोकेट करना था, स्ट्रिंग में नहीं, कॉमेट में और G1 में। अब ज्वाइंट प्रोडक्शन कॉस्ट मुझे इसकी निकालनी पड़ेगी पहले।
फिर उसको मुझे एलोकेट करना पड़ेगा, किसमें एलोकेट करना पड़ेगा, कॉमेट में और G1 में। फिर उसके बाद जो G1 है वो प्रोसेस बी में रिफाइन होकर, इंप्रूव होकर ग्रेविटी में कन्वर्ट होगा। अच्छा, इसका मतलब है कॉमेट की कॉस्ट निकलेगी प्रोसेस ए के आंसर में। ज्वाइंट प्रोडक्शन कॉस्ट को पर लीटर कर लूं तो वो कॉमेट की आ जाएगी, लेकिन ग्रेविटी की कॉस्ट पर लीटर निकालने के लिए मुझे प्रोसेस ए और बी दोनों की कॉस्ट पर लीटर चाहिए होगी। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? कॉमेट की कॉस्ट पर लीटर इस पॉइंट पे निकलेगी, लेकिन ग्रेविटी की कॉस्ट पर लीटर आपको प्रोसेस बी के बाद निकलेगी, और आपको यहाँ पे ज्वाइंट कॉस्ट की पहले एलोकेशन करनी पड़ेगी। ज्वाइंट कॉस्ट की एलोकेशन हमें पहले करनी पड़ेगी। हाँ जी बिल्कुल। तो ये जो प्रोसेस बी है, जब ये मुकम्मल होगा तो ये G1 जो है ये फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी। ठीक है, समझ आती है बात आपको? अच्छा, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले प्रोसेस ए की ज्वाइंट कॉस्ट को कैलकुलेट करना चाह रहा हूं और उसको एलोकेट भी करना चाह रहा हूं। अब प्रोसेस ए की जो ज्वाइंट कॉस्ट होगी उसमें ये डायरेक्ट मटेरियल और कन्वर्जन ही है। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल और कन्वर्जन और थोड़ी ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की भी कॉस्ट है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्शन कॉस्ट। कंप्यूटेशन ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्शन कॉस्ट, हमें पता है कि ये जब ईपीयू निकल आए तो ईपीयू निकालने के बाद हम निकालते होते हैं प्रोसेस ए में एवरेज कॉस्ट पर लीटर। एवरेज कॉस्ट पर लीटर अब कैसे आएगी, मटेरियल की और कन्वर्जन की, ये निकालें सबसे पहले आप लोग प्लीज। क्योंकि ईपीयू निकल आया ना हमारे पास ऊपर, एवरेज कॉस्ट पर लीटर कैसे आएगी? कोई बच्चा मुझे बताए एवरेज कॉस्ट पर लीटर कैसे आएगी? तो हमने सीखा था ब्रॉड डाउन कॉस्ट एफको में प्लस करंट कॉस्ट माइनस स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस माइनस सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय ईपीयू। इसी तरह ब्रॉड डाउन कॉस्ट प्लस करंट कॉस्ट डिवाइडेड बाय ईपीयू। तो निकाले जी मटेरियल की कॉस्ट क्या आती है? मटेरियल की ब्रॉड डाउन कॉस्ट क्या थी? 9 लाख रुपए, 9 लाख रुपए जमा करंट कॉस्ट 9.6 मिलियन माइनस स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस। ये मैं क्या निकाल रहा हूँ, वो जो कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला नहीं होता है एप्को में, वो निकाल रहा हूँ। हाँ जी, ये ब्रॉड डाउन कॉस्ट है प्लस करंट कॉस्ट माइनस स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस है 885 लीटर और 1 लीटर की स्क्रैप वैल्यू है 200 रुपए।
बाय प्रोडक्ट की स्क्रैप वैल्यू जो है वो 600 रुपया है। बाय प्रोडक्ट की 600 रुपया इंटू 1000 लीटर डिवाइडेड बाय ईपीयू 7915। तो एवरेज कॉस्ट ऑफ मटेरियल आ गई। ये मैंने क्यों निकाली है? क्योंकि इसके बगैर मैं अपनी ज्वाइंट कॉस्ट या प्रोसेस की क्रेडिट साइड की जो ये नहीं होते ये एक्चुअल आउटपुट की टोटल कॉस्ट निकाल ही नहीं सकता। तो समझ लो मैं प्रोसेस अकाउंट अभी पूरा कर रहा हूँ, अपना प्रोसेस की क्रेडिट साइड पूरी कर रहा हूँ। तो 9 लाख जमा 96 लाख माइनस जी। ये मेरे पास आ जाता है 1228.43 1228.4270 पर लीटर। ये मैं अपने प्रोसेस अकाउंट की क्रेडिट साइड यानी ईपीयू निकाला मैंने, उसके बाद एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहा हूँ मटेरियल की। अब मैं कन्वर्जन की एवरेज कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन निकालने लगा हूँ पर लीटर। ब्रॉड डाउन कॉस्ट है 6 लाख प्लस प्रोसेस ए की करंट कन्वर्जन कॉस्ट है 45 लाख ईपीयू। बताएं जी क्या आंसर आता है? अब कुछ बच्चे समझ रहे हैं कि सर ये जो है ये जॉइंट बाय प्रोडक्ट का टॉपिक कर रहे हैं। एक्चुअली अभी जो सवाल का पोर्शन चल रहा है ना, बल्कि यहाँ पे अभी मैं ये हेडिंग भी उड़ा देता हूँ। अभी जो सवाल का पोर्शन चल रहा है ये हमने अपना प्रोसेस कॉस्टिंग ही कर रहे हैं। ये मैंने एवरेज कॉस्ट पर लीटर निकाल ली। और ये मुकम्मल यूनिट की कॉस्ट क्या आएगी? वन ट्रिपल एट 6212। ये एवरेज कॉस्ट है पर लीटर की। अब आपकी जो प्रोसेस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर क्लोजिंग है ये मुझे नहीं चाहिए, इसकी कॉस्ट मुझे चाहिए होती है लेकिन अभी नहीं जरूरत। मुझे असल में जो चाहिए ना वो इन दोनों की कॉस्ट चाहिए। ये भी नहीं चाहिए ना मुझे एबनॉर्मल गेन, मुझे इसकी कॉस्ट पर वो टोटल कॉस्ट चाहिए। ये जो कॉस्ट होगी मेरी ये ज्वाइंट प्रोडक्शन कॉस्ट होगी। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट एट एवरेज कॉस्ट पर लीटर। यही मेरी ज्वाइंट प्रोडक्शन कॉस्ट है। जी। वो कैसे आती है? एक मुकम्मल यूनिट 1,888.6212 इंटू 70
500 लीटर्स, इसमें अभी कॉमेट की और G1 की इकट्ठी है। ले जी, ये मेरी जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई, जो कि मेरा पहला स्टेप होता है। यहां तक प्रोसेस कॉस्टिंग का प्रोसेस ए मुकम्मल हो गया। यहां तक किसी को कोई मसला है तो पूछे। अब बच्चे कहते हैं सर आपने ये क्यों नहीं निकाली क्लोजिंग की। मुझे वैसे जरूरत नहीं है, ये भी निकाल सकता हूँ। ये नॉर्मल गेन की भी कॉस्ट मैं निकाल सकता हूँ, और वो इससे ही निकलेगी, इनसे ही। लेकिन मुझे असल में जो चाहिए ना, वो सिर्फ एक्चुअल आउटपुट की कॉस्ट चाहिए। क्योंकि मैंने आज जब डिस्कशन शुरू की थी तो मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि कैटेगरी 4 में जो एक्चुअल आउटपुट की कॉस्ट होती है बेटा, वो जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट होती है। तो मैं ये जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट पे आ चुका हूँ, स्टेप 1 तक आ चुका हूँ। मैं जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट तक आ चुका हूँ। अब मैंने इसकी करनी है एलोकेशन। एलोकेशन के लिए मुझे अब करनी पड़ेगी एनआरवी की कैलकुलेशन। एनआरवी कैलकुलेट करनी है जी, बताएं जी। एनआरवी हम किस किस की कैलकुलेट करेंगे। इस कॉस्ट को मैंने एलोकेट करना है कॉमेट में और G1 में। ये दो जॉइंट प्रोडक्ट्स है ना। ये ऊपर डायग्राम नजर आ रही है, हमने जॉइंट कॉस्ट को कॉमेट में और उसमें एलोकेट करना है G1 में। क्योंकि G1 सेलेबल नहीं है, सुन लें, G1 सेलेबल नहीं है, सेलेबल है ग्रेविटी। तो आपने अगर यहाँ G1 लिखा तो एग्जामिनर आपके नंबर काट लेगा। G1 सेलेबल नहीं है। हालांकि मैंने कॉस्ट G1 में ही एलोकेट करनी है, लेकिन मैं क्या करूंगा, ग्रेविटी से वापस आऊंगा G1 की तरफ। ग्रेविटी की सेल प्राइस में से ग्रेविटी को फर्दर प्रोसेस करने की जो कॉस्ट है, वो माइनस करके मैं G1 की एनआरवी निकाल लूंगा। लेकिन हेडिंग आपने ऊपर G1 नहीं देनी, क्योंकि G1 सेलेबल नहीं है। या दे भी दिया है तो साथ ग्रेविटी लिख दें, क्योंकि सेल प्राइस G1 की नहीं है, ग्रेविटी की है। तो हमारा जो यहाँ फॉर्मूला होता है वो होता है सेल प्राइस पर लीटर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट माइनस सेपरेट कॉस्ट पर लीटर, जिनको फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट पर लीटर भी कहते हैं। तो इसमें पैकिंग कॉस्ट अगर दी हुई है किसी की, वो लेस करेंगे। प्रोसेस बी की कॉस्ट जो है पर लीटर बनाने की, वो लेस करेंगे। तो ये एनआरवी पर लीटर आ जाएगी। ये फॉर्मेट होता है एनआरवी निकालने का। सेल प्राइस पर लीटर, मैं पर लीटर पे करता हूं पहले, माइनस जितनी भी सेपरेट होने के बाद की कॉस्ट है। पैकिंग कॉस्ट अगर दोनों की है तो दोनों की लेस करूंगा। प्रोसेस बी की कॉस्ट अगर दोनों की है तो दोनों की करूंगा, या जिसकी भी है वो फर्दर प्रोसेसिंग जो प्रोसेस बी में प्रोडक्शन होनी है। ये एनआरवी पर लीटर आएगी इनटू प्रोडक्शन के लीटर्स इन प्रोसेस ए।
तो प्रोसेस ए में जो कॉमेट के लीटर थे वो 3500 लीटर हैं और इसके 4000 लीटर्स हैं। टोटल एनआरवी आ जाएगी, जिसकी बाद में हम रेशो बना लेंगे। बताएं जी। अब कोई बच्चा मुझे बताए जरा जी, जिन्होंने पिछली दफा पेपर दिया है, क्या ये हमने क्लास में पढ़ा हुआ था? अगर कोई बच्चा बैठा हुआ है पिछली दफा वाला। ये लास्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। मैं सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मेट पे करवाता हूं। अगर आप एक सवाल करके उसी तरह का सवाल टैकल नहीं कर पा रहे, इसका मतलब है जो आपने किए सवाल वो भी समझ नहीं आया आपको। ठीक है, चले मुझे जरा डेटा तो फिलअप करवाएं। अब मैं बार बार ऊपर नहीं जा रहा, मुझे कॉमेट की सेल प्राइस पर लीटर बताएं कितनी है। कॉमेट की सेल प्राइस 1500 रुपए पर लीटर, और उसकी पैकिंग भी है। उसकी प्रोसेस बी में कोई कॉस्ट नहीं, पैकिंग उसकी है 120 रुपए। तो उसकी एनआरवी आ गई 1380 रुपए पर लीटर, मल्टीप्लाइड बाय 3500 लीटर। जी बताएं जी क्या आता है? ये टोटल एनआरवी है। इसी तरह के पीछे 3 से 4 सवाल हैं। अगर आपने ये सही तरह से ना किया तो समझ लें 4-5 सवाल आपके गए, और आने ही ऐसे सवाल हैं जब भी आ रहे हैं कैटेगरी 4 से रिलेटेड। G1 की सेल प्राइस नहीं है, लेकिन ग्रेविटी की सेल प्राइस है। ग्रेविटी की सेल प्राइस कितनी है? ग्रेविटी की सेल प्राइस, ग्रेविटी की 2200 रुपए में सेल होगी। पैकिंग का खर्चा 140 रुपया होगा। लेकिन ग्रेविटी को बनाने में प्रोसेस बी में भी खर्चा होगा। अब ग्रेविटी का कितना खर्चा होगा प्रोसेस बी में? तो उसने क्या, प्रोसेस बी में सिर्फ कन्वर्जन कॉस्ट लगेगी, कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है। तो ये प्रोसेस बी में सिर्फ कन्वर्जन कॉस्ट लगेगी, ये वाला फॉर्मूला। फर्दर कन्वर्जन कॉस्ट माइनस अगर कोई नॉर्मल लॉस हो तो प्रोसेस बी में, माइनस कोई बाय प्रोडक्ट हो तो प्रोसेस बी में, डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस के माइनस बाय प्रोडक्ट के, ये फॉर्मूला होता है। अब मसला ये ना स्क्रैप था प्रोसेस बी में ना बाय प्रोडक्ट थी। 4000 लीटर G1 के प्रोसेस करने हैं, नॉर्मल लॉस भी कोई नहीं, बाय प्रोडक्ट भी नहीं, और कन्वर्जन कॉस्ट कितनी लगनी है फर्दर प्रोसेस बी में? सिर्फ 2000, यानी 2 मिलियन। 2 मिलियन
तो 2 मिलियन को डिवाइड करें तो ये फिगर आ जाएगी। ये फॉर्मूला पूरा होता है लेकिन ये सवाल में पूरा नहीं लग रहा है, छोटा सा लग रहा है। 2 मिलियन की फर्दर कन्वर्जन कॉस्ट डिवाइडेड बाय 4000 लीटर, तो 500 रुपए पर लीटर की, 500 रुपए पर लीटर की कॉस्ट है। 1560 रुपए की एनआरवी। क्योंकि प्रोसेस बी में ना ओपनिंग है ना क्लोजिंग है, कुछ भी नहीं है, इवन लॉसेस भी नहीं है, तो वो जो कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला हमने कैटेगरी 1 में पढ़ा था ना, वो लगा देंगे, कैटेगरी 1 वाला फॉर्मूला, कैटेगरी 1 वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ये 500 रुपए कैसे निकला? फर्दर कन्वर्जन कॉस्ट माइनस स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस माइनस सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट। ये फॉर्मूला कैटेगरी 1 वाला लगाया मैंने। चलो अब एनआरवी निकल आएगी। जहां पे ईपीयू ना हो, कोई ना हो, तो कैटेगरी 1 वाला फॉर्मूला लग जाता है कॉस्ट पर लीटर पे। टोटल क्या बनता है इसका? तो रेशियो ऑफ एनआरवी होगी, जी, ये है एनआरवी की, ये रेशियो है। एनआरवी की ये रेशियो है। अब ये एनआरवी निकाली क्यों है मैंने, बताओ? मैंने एनआरवी क्यों निकाली बच्चों, बताएं? बाकी भी जवाब दे दें, एक ही बच्चा जवाब दे रहा है, बाकियों ने मेहंदी लगाई है हाथ में। बाकी बच्चे भी जवाब दें, मैंने एनआरवी क्यों निकाली है। एनआरवी क्यों निकाली है? क्योंकि मेरी जो कैटेगरी 4 है उसमें पहला स्टेप ज्वाइंट कॉस्ट है। ज्वाइंट कॉस्ट की एलोकेशन के लिए एनआरवी होना जरूरी है। जी, एलोकेशन के लिए एनआरवी होना जरूरी है। किसको एलोकेट करना है? ये जो ज्वाइंट कॉस्ट आई थी, इसको अब मैंने एलोकेट करना है। तो लिखें जी, हेडिंग देंगे एलोकेशन ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एनआरवी। तो कॉमेट में और G1 में, फॉर ग्रेविटी भी लिख सकते हैं वैसे। अब यहाँ पे ग्रेविटी नहीं लिखना, ग्रेविटी एनआरवी के लिए था। तो एलोकेशन करेंगे तो एलोकेशन क्या होगी? मेरी ज्वाइंट कॉस्ट थी टोटल 14164,659 डिवाइडेड बाय 1107 इंटू 483। मैंने जरा जीरो कैंसिल कर लिए ताकि मेरा टाइम बचे। टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय टोटल बेस मल्टीप्लाइड बाय इंडिविजुअल प्रोडक्ट की बेस। जरा एलोकेट करके बताएं कि क्या आता है। टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय टोटल एनआरवी इंटू एनआरवी ऑफ कॉमेट। टोटल ज्वाइंट कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल एनआरवी इंटू एनआरवी ऑफ G1।
798415 ये जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई। एलोकेट के बाद इसको कहते हैं एलोकेटेड। एलोकेटेड जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट। और ये पर लीटर क्या आएगी? ये पर लीटर क्या आएगी? इसके 3500 लीटर बनाए हैं और इसके 4000 लीटर बने हैं, तो पर लीटर कॉस्ट निकाल लें। ये आएगी 1765.78 और ये आएगी 1996.10। अब ये मेरा आंसर था। लेकिन जब मैं आई कैप की रिक्वायरमेंट देखता हूं तो उसने तो G1 की नहीं मांगी हुई, उसने तो ग्रेविटी की मांगी हुई है। यहां उसने थोड़ा सा आपका टाइम जाया कर दिया है। मतलब ये तो ठीक है हमारा जवाब, ये हमारा जवाब G1 का फाइनल नहीं है। क्यों फाइनल नहीं है? क्योंकि G1 हमारी सेलेबल प्रोडक्ट नहीं है, हमें ग्रेविटी तक जाना पड़ेगा। हमें ग्रेविटी तक जाना पड़ेगा। हमें किस तक जाना पड़ेगा? ग्रेविटी तक। देखें प्रॉब्लम क्या है, ये प्रोडक्ट तो इसी पॉइंट पे सेल हो जाती है। ये प्रोडक्ट प्रोसेस बी में रिफाइन होती है और इस पे 500 रुपए पर लीटर का और खर्चा आता है प्रोसेस बी में। देखें क्या सिचुएशन थी, यानी ये सारी जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट लगी, ये जब अलहदा हुई तो इसकी जो मैंने कॉस्ट पर लीटर निकाली वो निकली 1765 इशारिया कुछ समथिंग जो भी थी पर लीटर पे, और इसकी आई 1996.10। और प्रोसेस बी में उसको फर्दर रिफाइन करने में 500 रुपए पर लीटर का खर्चा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं उसकी यहां पे कॉस्ट पर लीटर क्या होगी तो आप निकाल सकते हैं? कोई बच्चा बताना चाहे? जो G1 है वो ग्रेविटी में कितना खर्चा लगा के कन्वर्ट होती है, वो मैंने 500 रुपए पर लीटर खर्चा निकाला था उसका। तो इसका मतलब है अगर मुझे इसकी कॉस्ट पर लीटर चाहिए, क्या नाम है, ग्रेविटी की, तो G1 से ग्रेविटी तक जाने में क्या खर्चा होगा? तो कॉस्ट पर लीटर का जो आंसर है वो इसका तो ठीक है, लेकिन इधर 1996 में 500 रुपए जमा करेंगे तो ग्रेविटी की कॉस्ट पर लीटर पूरी होगी।
अब पता नहीं 19 और 5 24, 2496, ये फाइनल आंसर है आपका। अग, अगर मैं फाइनल आंसर इसको समझूं तो ये गलत है। क्या आपको मेरी बात समझ आई? यानी ग्रेविटी की कॉस्ट पर लीटर निकालनी हो तो आपको G1 की कॉस्ट, G1 की कॉस्ट पर लीटर थी G1 की 1996, जो कि रॉ मटेरियल है एक किस्म का, प्लस उसमें कन्वर्जन कॉस्ट पर लीटर 500 रुपए अगर जमा कर दी जाए तो पूरे ग्रेविटी के 1 लीटर की कॉस्ट निकल आएगी। ये मेरा जवाब है। हाँ जी। क्या ये बात समझ आई है कि ये 1996 क्यों नहीं मेरा आंसर G1 के लिए, बल्कि वो G1 के लिए तो ठीक है, सॉरी, ग्रेविटी के लिए ये आंसर नहीं है। ग्रेविटी तक पहुंचने के लिए आपको इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर आपको 500 रुपए की जो कॉस्ट आपने की है G1 को ग्रेविटी में कन्वर्ट करने के लिए, आपको वो 500 रुपए की प्रोसेस बी की जो कॉस्ट है पर लीटर वो ऐड करनी पड़ेगी। ये मैं प्रोसेस शो कर रहा हूं, बाकी जमा आप कर लें, क्योंकि हमारी फिनिश गुड का नाम ग्रेविटी है ना कि G1। ये हमारी बी रिक्वायरमेंट मुकम्मल हो गई हुई है। उसने कहा था कॉस्ट पर लीटर बताओ कॉमेट की, कॉमेट की तो मैंने निकाली प्रोसेस ए की, और ग्रेविटी के लिए मैंने प्रोसेस बी की कॉस्ट ऐड कर दी। आगे उसने क्या अकाउंटिंग एंट्रीज करो, प्रोसेस बी की नहीं, ए की सिर्फ, अकाउंटिंग एंट्रीज गेन लॉस की। तो कोई बच्चा बता सकता है अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होंगी? प्रोसेस ए में गेन लॉस की एंट्रीज क्या होती हैं जी? सबसे पहली एंट्री कंपाउंड वाली बतानी है, नॉर्मल लॉस की। नहीं, मैं कंपाउंड वाली करना चाह रहा हूँ, ये वाली नहीं। अगर आप मुझे ये बताएंगे तो मैं ये नहीं चाह रहा। मैंने वैसे ये कराई हुई थी, नॉर्मल लॉस टू वर्क इन प्रोसेस, और आगे स्क्रैप टू नॉर्मल लॉस। मैंने कहा था आइंदा से मैं कंपाउंड एंट्री कराया करूंगा। तो को बच्चा मुझे बताए कंपाउंड एंट्री क्या होगी? ये तो नहीं मैं करना चाह रहा, मैं ये तो करना नहीं चाह रहा जी। बिल्कुल, मैं एंट्री क्या पास करूंगा? नॉर्मल लॉस की एंट्री होगी स्क्रैप इन्वेंट्री, जैसे आई कैप करता है, टाइम बचाओ प्रोग्राम ना। स्क्रैप इन्वेंट्री टू वर्क इन प्रोसेस ए, और नॉर्मल लॉस को स्क्रैप वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। तो नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू क्या थी? ये मैंने यहाँ पे भी ली थी, ये 200 रुपए इंटू 885, 200 रुपए इंटू 885, वो मैंने ली हुई है। आप पता है मैंने ये जब ये कॉस्ट पर यूनिट निकाली थी तो यहाँ ली हुई थी नॉर्मल लॉस की स्क्रैप, ये 200 रुपए इंटू 885। बाय प्रोडक्ट लॉस नहीं होता, इसीलिए गेन लॉस की एंट्री वो कहे तो गेन लॉस में ये एंट्री होनी है आपकी, नॉर्मल लॉस की और एबनॉर्मल गेन की। तो अब ये देख लेना कितनी अमाउंट आती है, पता नहीं अब कितनी आती है। 200 इंटू 885, ये है, एक एंट्री हो गई। एबनॉर्मल गेन की मैं दो एंट्रियां करता होता था, वर्क इन प्रोसेस ए टू एबनॉर्मल गेन एवरेज कॉस्ट पे, और दूसरी होती है एबनॉर्मल गेन टू स्क्रैप टू पीएलएस। लेकिन मैंने कहा था मैं कंपाउंड एंट्रियां करूंगा। तो कोई बच्चा कंपाउंड एंट्री बताए क्या होगी? कंपाउंड एंट्री क्या होगी?
work in process A account debit to scrap inventory to profit and loss। अब इसमें प्रोसेस ए का सारा डेटा इस्तेमाल होना है। ये ना उसने आपको धोखा दिया है, कुछ बच्चे रिक्वायरमेंट बी वाला डेटा यूज कर लेंगे तो गलत है। रिक्वायरमेंट ए वाला डेटा इस्तेमाल होना है, इसलिए मैंने कहा था ए के बाद मैं सी करा दूं तो बेहतर है। तो अब ये आपकी कहां से आएगी? 200 रुपए का स्क्रैप है प्रोसेस ए में और 535 लीटर है एबनॉर्मल गेन। और जो मेरी एवरेज कॉस्ट पर लीटर थी, एवरेज कॉस्ट पर लीटर प्रोसेस ए में ये 1888.62 इंटू 535 लीटर, ये मेरी कॉस्ट थी 1888.62। तो ये आती है 1010412। बाकी ये बैलेंसिंग आ जाएगी। लो जी खत्म बस। नाइन 903,412। ये वाला ये वो नहीं है, क्या नाम है, ये टॉपिक ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट का नहीं है। ये एंट्रियां जो पार्ट ए था वो भी ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट का टॉपिक नहीं था, वो प्रोसेस कॉस्टिंग था। इवन ये भी ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट नहीं है, ये जो एवरेज कॉस्ट हमने निकाली है। असल में जो हमने ज्वाइंट और बाय प्रोडक्ट किया है ना, वो सिर्फ ये स्टेप है, एनआरवी निकालना और एनआरवी की बेस पर एलोकेशन करना, बस। बाकी सारा सवाल आम प्रोसेस कॉस्टिंग था। इस सवाल को जाके आपने 2 से 3 दफा करना है। जब आप ये सवाल 2 से 3 दफा कर लेंगे ना, तो इसके बाद आपने सवाल नंबर 34 करना है और 33 करना है, 33 और 34 फिर करना है। मैं कहता हूं ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट के आपने सवाल करने ही 3-4 है। बल्कि आपको बताता हूं कौन से सवाल करने हैं। मेरा ख्याल है 32 से ऑनवर्ड, 32 से 35 तक करने यही है, आने यही है सवाल। 32 से 35 तरह में जो सवाल आए हुए हैं ना, यही करने ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट की कैटेगरी के रिवीजन के लिए। बाकी सवाल ऐसे ही वेस्टेज ऑफ द टाइम है, अब इतने आसान सवाल नहीं आते। अब वो चाहता है कि प्रोसेस कॉस्टिंग को बीच में मिक्स करके दे। तो जो बच्चा समझ रहा है ना कि सर ने सारा इतना मुश्किल कराया है, मैं आपको बता देता हूं कि ये प्रोसेस था, ये प्रोसेस कॉस्टिंग था। ये डायग्राम छोड़ दे फिलहाल। ये जो एवरेज कॉस्ट आपने निकाली, ये प्रोसेस कॉस्टिंग था। ये जो एक्चुअल आउटपुट की कॉस्ट आपने निकाली, ये प्रोसेस कॉस्टिंग था। हाँ, अच्छा, ये प्रोसेस कॉस्टिंग था, ये जो एंट्री आपने की। तो बीच में फिर ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट कहाँ पे आया? वो सिर्फ इतना पोर्शन है, ये एनआरवी की कैलकुलेशन और ये एलोकेशन ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट, बस। बाकी सारा टॉपिक प्रोसेस ही चल रहा है। बस खत्म, लेक्चर इज ओवर, चैप्टर इज आल्सो ओवर। बस, और मैंने अब टाइम इस पे नहीं लगाना। आज का काम आपका ये है कि इस सवाल को करने के साथ साथ एक सवाल और करना है आपने, विच इज क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34। हाँ जी।
या बल्कि पहले आप कर लें, जो भी आपने करना है, 32, 33, 34, तो बेहतर है आप 34 कर लें घर से, लेटेस्ट अटेम्प्ट का है 34। मैंने अब इंडिविजुअली बताना है, क्लास में इस पे बात नहीं होगी क्योंकि ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट पिछली दफा आ चुका है। मैं इस पे और टाइम जाया नहीं करना चाह रहा। मैंने पिछली दफा वाला सवाल कराना था कि वो कितना मुश्किल था। तो ये जो पिछली दफा वाला सवाल है, ये क्वेश्चन नंबर 34 की कॉपी है और 32 की कॉपी है। बिल्कुल सेम पैटर्न पे ऐसे ही सवाल 32, 33, 34 हैं। जिस बच्चे ने वो 3 सवाल किए हों, एक भी किया हो तो सही हो जाना चाहिए था। क्या समझे? तो जिस बच्चे ने पिछली दफा नहीं कर पाया है अब्दुल्ला, जो बच्चा पिछली दफा ये सवाल नहीं कर पाया, अगर वो आज मेरे साथ कर रहा है तो उसको एहसास होगा कि सवाल वही हैं जो पेपर से पहले एक दफा क्लास में हो चुके हैं। बस प्रेशर होता है जी, बिल्कुल। एग्जाम प्रेशर में समझ नहीं आती कौन सा स्टेप पहले करें कौन सा बाद में करें, और मैंने अपने लिए स्टेप फिक्स किए हुए हैं। मैं भी दरमियान में, क्योंकि मैं सोल्यूशन करवाने से पहले खुद करता हूँ। ये सवाल मैंने आज अभी आपके साथ ही किया है, मैंने बिल्कुल नहीं किया हुआ था ये। मैं यहाँ पे डगमगाया जाके मैंने ये शुरू कर दिया, फिर मैंने कहा नहीं, मैं पहले अपना प्रोसेस वाला तो काम पूरा कर लूँ। तो ये होना ये चाहिए था कि मैं ईपीयू के बाद ये डायग्राम ना बनाता बीच में। लेकिन चलो, एवरेज कॉस्ट पर मैंने एनालिसिस भी कर लिया ना, मुझे क्या चाहिए अब। एवरेज कॉस्ट पर लीटर निकाली, ये निकाली, इधर मुझे डायग्राम बनानी चाहिए थी यहाँ। बस ये हुआ है, मैं डगमगाया थोड़ा सा कि मैं अपने सीक्वेंस में डायग्राम पहले बना गया। लेकिन प्रोसीजर हमारा सेम है, आंसर उम्मीद है मेरा सेम आएगा उनके बराबर। वैसे मैंने आंसर देखा नहीं अभी। यानी आपने जो क्लास में स्टेप्स किए ना, अगर आप अपनी जात पे स्ट्रिक्ट हो कि यार मैंने वो स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, ठीक है, तो फिर आप मार नहीं खाते। डेफिनेटली कोई एक दो गलतियां होंगी, मेरे से भी हो सकती हैं, अनसीन सवाल है, साफ सी बात है। हर सवाल में कोई ना कोई तो यूनिक पॉइंट होता है। मैं नहीं कहता आप 100% सवाल एक्यूरेट करें, लेकिन आप प्रोसीजर तो सही तरह से आगे लेके चले ना। अब मैंने आपको सारे मिड टर्म में सब बच्चों का बताया है, किसी को जिस जिसको पकड़ के मैं बता रहा हूँ सबको ये बताया है। सारी क्लास का एक मसला है, ये मैं बता रहा हूँ, अब जरा सुन लें। सारे दोनों बैचेस का, लड़कों का भी और लड़कियों का भी, एक भी बच्चा सही नहीं है। मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का चैप्टर है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के सवाल में फिक्स्ड एफओएच एब्जॉर्ब्ड आते हैं, और उसने क्वेश्चन में रेट दिया हुआ था निकाल के 1.25 पर यूनिट नॉर्मल कैपेसिटी से, इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन करना था। तो आ जाने थे 47,500। मार्जिनल कॉस्टिंग में ये नहीं आने थे। सब ने यही लिखे हुए हैं, सब ने। मार्जिनल में कभी भी रेट वाले नहीं आते। सब ने ही ये लिखे हुए बच्चों ने। मुझे बड़ा ही दुख हुआ ये देख के कि यार बच्चों को मैं समझा समझा के थक गया कि फिक्स्ड एफओएच एब्जॉर्ब नहीं लेते, उसमें फिक्स्ड एफओएच एक्चुअल लेते हैं कंट्रीब्यूशन से नीचे, सेल माइनस वेरिएबल करके कंट्रीब्यूशन, एक्चुअल फिक्स लेस करने होते हैं। वो क्वेश्चन में दिए नहीं हुए थे। सारे बच्चों ने क्या किया है, सारे बच्चों ने यही उठा के ले लिए, कंट्रीब्यूशन में से ना यही माइनस करके प्रॉफिट निकाल दिया है, सारे बच्चों ने।
अब मैंने आपको ये थोड़ी कहा था कि अगर एक्चुअल ना हो तो एक्चुअल और एब्जॉर्ब बराबर होते हैं। मैंने कहा था बजटेड और एक्चुअल गिवन इन द क्वेश्चन होते हैं अलग अलग। मैंने कहा था क्वेश्चन में बजटेड फिक्स कॉस्ट और एक्चुअल फिक्स कॉस्ट अलग अलग गिवन होनी चाहिए, एब्जॉर्ब नहीं गिवन होगी। बजटेड और एक्चुअल अलग अलग गिवन हो, अगर ये दोनों गिवन नहीं है तो फिर जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं वही बजटेड है वही एक्चुअल है। अब क्वेश्चन में टोटल 6 लाख गिवन थे पूरे साल के, जो रेट के लिए 12 माह पे तकसीम करें तो 50,000 पर मंथ आते हैं। इनसे ही रेट निकला हुआ था, एक्चुअल इसी को एज्यूम करना था। इसी 50,000 को एक्चुअल एज्यूम करना था, ये 50,000 यहाँ पे आने थे। और इधर वेरिएंस आना था अंडर, लिखा ही नहीं वेरिएंस, वेरिएंस भी नहीं लिखा लोगों ने। एब्जॉर्ब और एक्चुअल का फर्क जो था, एक्चुअल 50,000 थे माइनस एब्जॉर्ब, तो 2500 का फर्क आना था अंडर। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट में पहले 47,500 आना था, बाद में 2500 आना था, खुद ही 50,000 बन जाना था। इधर सीधा सीधा 50,000 आना था। ये देखो ये भी 50 ही बन गया है। आप लोगों ने बैठ के फॉर्मेट को तो देखा ही नहीं, और मैंने जो एजम्पशन बताई थी वो बिल्कुल नोट नहीं की। 99% लोगों ने गलती ये की है कि एब्जॉर्ब ही उठा के इधर लिख दिए। उन्होंने समझा कि सर ने कहा है कि एब्जॉर्ब फिक्स कॉस्ट और एक्चुअल बराबर होते हैं। मैंने तो ये कहा ही नहीं, ये नहीं कहा था बच्चे मैंने। ये मुझे टेस्ट देख के बड़ी ही हैरानी हुई कि जो बातें मैंने मना की ना वो ही रूल गलत किए हुए बच्चों ने। तो तकरीबन जितने भी टेस्ट उस दिन मैंने दिखाए, चाहे वो लड़के थे चाहे लड़कियां थी, सबने ये गलती की हुई थी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, सबने। हालांकि मार्जिनल एब्जॉर्प्शन वो चैप्टर है जो शुरू के सवालों में करने वाला है। मैं आपको बता दूं, कुछ चैप्टर होते हैं जो शुरू में करने वाले होते हैं। उनमें एफओएच का चैप्टर है, एबीसी का चैप्टर है, प्रोसेस का चैप्टर है। ईओ क्यू अगर सिंपल हो, उसमें ये मसला ना हो कि ऑर्डरिंग और होल्डिंग मिसिंग है फटाफट, फिर वो सिंपल हो। इसके अलावा मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन की इनकम स्टेटमेंट वाला सवाल, डिसीजन मेकिंग में रेलेवेंट कॉस्टिंग, लिमिटिंग फैक्टर। हाँ, जो सवाल सोचने वाले होते हैं, जिनमें दिमाग का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, रट्टे का इस्तेमाल कम है, वो ये हैं। वो जो थे ना आपके, शटडाउन, फर्दर प्रोसेसिंग, और एक था पता नहीं कौन सा वाला, हाँ, आउटसोर्सिंग। ये 3 टॉपिक को नहीं मैं कहता पहले नंबर पे करें, ये बाद में करें, जितना हो जाए ठीक है, ना भी हो तो कोई मसला नहीं। लेकिन ये जो छापने वाले टॉपिक है बेटा, इनका तो फॉर्मेट आपको याद हो। रकमें गलत निकल रही है मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन आप वेरिएंस लिखे तो सही। गलती लिखे, कई लोगों ने फिगर ही नहीं लिखी वेरिएंस की। वो तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के असूल के खिलाफ है। हमारी पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग एब्जॉर्प्शन में है सिवाय डिसीजन मेकिंग के। और एब्जॉर्प्शन में पहले एब्जॉर्ब लिखते हैं, बाद में वेरिएंस एडजस्ट करना ही होता है। अगर एक्चुअल दिए हो ना दिए हो तो अजम्पशन ले ले, बजटेड और एक्चुअल सेम है। तो लेकिन आपने लापरवाही की। चलो, अभी कल मैंने अगला टॉपिक शुरू करना है, तो आप इसके प्रॉब्लम निकाल के लाइएगा। पहले 1 घंटे में मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर की बेसिक कराऊंगा, लेकिन अगले 1 घंटे या 15-20 मिनट में मैं आपसे
ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट की प्रॉब्लम पूछूंगा। एक सवाल आपने बस करके लाना है घर से, और वो है क्वेश्चन नंबर 34। रोजाना एक सवाल। ये अभी खत्म नहीं हुआ चैप्टर, आपके लिहाज से मैंने खत्म किया है, आपके लिहाज से अभी इसमें रहते हैं सवाल, आपने करने हैं। कल 34 क्वेश्चन करके लाना है, कल फिजिकल क्लास होगी इंशाल्लाह। ठीक है, चले, ओके, फिर अल्लाह हाफिज।